कहा मैं कल तुमसे मिलने आऊंगी। इसके बाद मदीहा ने मेरे होठों को चूमा और कहा कल नाज़नीन वगैरह चले जाएंगे, इसके बाद मैं ज्यादा से ज्यादा वक्त तुम्हें दूंगी। ये कहकर वो नीचे चली गई और जैसे ही मैं नीचे जाने लगा तो पीछे से फिर किसी के हंसने की आवाज आई। मैंने फौरन पीछे देखा तो मदीहा की दीवार कोई औरत ऐसे बैठी हुई थी कि इसका सामने वाला धड़ और उसकी टांगें हमारी छत की तरफ लटकी हुई थी, लेकिन इसका मुंह मदीहा की छत की तरफ था। ऐसा लग रहा था कि उसकी गर्दन पूरी तरह घूमकर उसकी कमर की तरफ चली गई है और वो अजीब सी आवाज में हंस रही थी। इसको देखकर मेरा दिल जैसे रुकने ही वाला था। मैं जल्दी से सीढ़ियों की तरफ भागा और जब नीचे पहुंचकर मैंने सीढ़ियों की तरफ देखा तो वो सीढ़ियों तक एक थी और हंस रही थी। मैं जल्दी से अपने कमरे में गया और जल्दी से दरवाजा बंद करके अपने बिस्तर पर लेट गया और चादर में मुंह छुपा लिया। मैं डर से कांप रहा था और मुझे बहुत पसीने आ रहे थे। मैं कभी थोड़ी सी चादर हटाकर दरवाजे की तरफ देखता और फिर से चादर में छप जाता। ऐसा काफी देर तक चलता रहा और डर की वजह से मुझे नींद भी नहीं आ रही थी और जैसे ही फजर की अजान हुई तो मुझे एक सुकून सा मिल गया। मैंने फोन में देखा तो मदीहा की काफी मिस कॉल्स आई हुई थी जो कि मैंने डर की वजह से नहीं उठाई थी और एक गुड नाइट का मैसेज भी था। मैंने इस मैसेज का जवाब दिया और काफी देर तक जागता रहा। अब मुझे नींद आने लगी, मेरी आंखें भारी हो रही थी। मैं जल्दी से वॉशरूम गया, वुजू करके नमाज पढ़ी और सो गया। अगले दिन जब मैं सुबह उठा तो दिन के 11 बजने वाले थे और मैं कॉलेज से बहुत लेट हो गया था। मैं कमरे से बाहर गया तो उम्मी ने बोला बेटा क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? आज मैंने 2 बार तुम्हें जगाया पर तुम नहीं उठ रहे थे और आज कॉलेज के लिए भी तैयार नहीं हुए। मैंने कहा जी उम्मी मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था, शायद इस वजह से मैं उठ नहीं सका। उम्मी ने फौरन मेरे माथे पर हाथ फेरते हुए कहा देखो तो कहीं बुखार तो नहीं हो गया? पर मेरा माथा ठंडा था। उम्मी ने कहा शुक्र है बुखार तो नहीं है, अब कैसी तबीयत है? मैंने कहा जी बेहतर हूँ उम्मी। अम्मी ने कहा चलो फिर फ्रेश होकर नाश्ता कर लो। मैंने फ्रेश होकर नाश्ता किया और अपना मोबाइल पकड़कर बैठक में चला गया और जब मोबाइल में देखा तो मदीहा ने बहुत से मैसेज किए हुए थे। मैंने सारे मैसेज पढ़े और इसमें एक ये बात भी थी कि नाज़नीन लोग आज चले गए हैं और उनको सलीम भाई वापस छोड़ने गए हैं और मैं थोड़ी देर निमरा आपी के साथ मिलकर घर का काम करने लगी हूँ और जब तुम कॉलेज से वापस आओगे तो मुझे मैसेज कर देना। मैं तो कॉलेज गया ही नहीं था इसलिए मैंने फौरन मैसेज कर दिया और कहा आ जाओ मेरी जान, बहुत वक्त बीत गया है तुमको देखे हुए, अब तो आ जाओ, बहुत याद आ रही है तुम्हारी। अभी मैंने ये मैसेज किया ही था कि फौरन मदीहा का मैसेज आया घर पे हो। मैंने कहा हाँ। फिर उसने मैसेज किया कि आज कॉलेज नहीं गए। मैंने कहा नहीं। फिर उसने पूछा क्यों? मैंने कहा आओगी तो बता दूंगा। फिर मदीहा का मैसेज आया अच्छा आती हूँ। मैंने एक गाना लगा लिया कंप्यूटर पर जो कि मैं अक्सर डेक पर ऊंची आवाज में लगाकर बाहर खड़े रहकर सुनता था। इस गाने का नाम था लबों को लबों पे सजाओ और मदीहा कोई भी वो गाना बहुत पसंद था। मैं गाना लगाकर इसका इंतजार करने लगा और थोड़ी ही देर में मदीहा हमारे घर में दाखिल हुई। इसने मेरी उम्मी से सलाम दुआ की और बोला आंटी मुझे मेमोरी कार्ड में गाने करवाने हैं। उम्मी कहा वो तो बैठक में ही है, जाओ बेटा करवा लो। और इसी वक्त उम्मी ने मेरी भाभी को आवाज दी कि किचन में बर्तन हली हैं, वो तो धो लो आकर बेटा। भाभी ने ऊपर से ही आवाज दी उम्मी अभी आती हूँ थोड़ी देर में। अम्मी ने कहा अच्छा चलो ठीक है। मदीहा ने मेरी उम्मी से कहा आंटी मैं धो देती हूँ। अम्मी ने कहा अरे बेटा नहीं सदिया यानी मेरी भाभी कर लेगी, तुम क्यों धोगी? मदीहा ने कहा अरे आंटी कोई बात नहीं, मुझे अच्छा लगता है घर के काम करना और अपने एक बार कहा था ना कि ये मेरा घर है तो समझी मैं अपने घर का काम करने लगी हूँ और आप मेरे पास बैठे बस और बर्तन धोने के बाद में और आप एक साथ चाय भी पियेंगे। अम्मी ने कहा बेटा मगर। मदीहा ने मेरी उम्मी की बात को काटते हुए कहा आंटी अब अगर मगर कुछ नहीं, अब चली और किचन में मेरे पास बैठे। उम्मी ने कहा अच्छा बाबा ठीक है चलो। इसके बाद मदीहा ने सारे बर्तन धोए और उम्मी को चाय भी बनाकर पिलाई। उम्मी ये सब देखकर बहुत खुश हुई। इस दौरान मैं बार बार किचन के चक्कर लगाता रहा और मदीहा को बैठक में आने के इशारे करता रहा, लेकिन मदीहा उम्मी के पास बैठी हुई थी और मुझे इशारों से इंतजार करने का कह रही थी। अब मुझे गुस्सा आने लगा था और मैं गुस्से में ही बैठक में जाकर बैठ गया और कुछ ही पल में मदीहा भी बैठक में और उसने आते ही मुझे गिले से लगाने की कोशिश की तो मैंने इसको दूर कर दिया, लेकिन मदीहा को पता था कि मैं गुस्से में था। उसने फिर से कोशिश की, मैंने फिर से रोक दिया।
अब गाना चलता जा रहा था, लबों को लबों पे सजाओ, और मदीहा भी अपने होठों को इसके बोल के मुताबिक हिलाते हुए मेरी तरफ बढ़ रही थी। वो कभी मुझे चूमती, कभी मुझे गिले लगाती हुई मिना रही थी, और मैं दिल में यही सोच रहा था कि मुझे इसी तरह मनाती रहूं, क्योंकि ये सब मुझे अच्छा लग रहा था। लेकिन मुझसे रहा नहीं गया और मैं जल्दी ही गुस्से से प्यार के मोड में आ गया। मदीहा ने कहा, बस इतना ही गुस्सा था? अगर तुम सारा दिन भी गुस्सा करो तो मैं सारा दिन ही तुम्हें ऐसे ही प्यार से मनाती रहूंगी। मैंने कहा, मेडी, आज मैं पहली बार तुम पे गुस्सा हुआ हूँ, क्योंकि कि तुम मुझे से मिलने आई थी या हमारे घर के काम करने। मदीहा ने कहा, दीमी, मैंने बस आंटी की मदद करने की कोशिश की है और उन्होंने मुझे बहुत दुआएं दी हैं, क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं पहली बार इस घर में दाखिल हुई थी तो आंटी ने मुझे पहले ही दिन अपनी बेटी बना लिया था, और इसी वजह से मैंने बेटी होने का फर्ज अदा किया है, और तुम माँ बेटी के प्यार की वजह से नाराज होकर बैठे हुए थे। इस वजह से तुम्हें मिलाकर मैंने प्यार का हक अदा किया है, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। इतना समझ लो कि अगर मैं मरने वाली होंगी तो एक आखिरी सांस भी बचेगी तो मैं इसमें भी तुमसे प्यार ही करना चाहूंगी। मैंने कहा, नहीं जी, मैं बस ये कह रहा था कि जल्दी से मेरे पास आ जाओ, क्योंकि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आजकल मैं हर वक्त तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता हूँ, ना मेरा पढ़ाई में दिल लगता है और ना दोस्तों में, बस हर वक्त दिल करता है तुमसे लिपटा ही रहूं। ये सुनते ही मदीहा फिर से लिपट गई और अचानक से बोली, अच्छा, गुज़िश्ता रात तुम्हारी कमर पर जो जख्म थे वो कैसे हैं? अब जरा दिखाओ तो मुझे। मैंने कहा, रहने दो, खुद ही सही हो जाएंगे। मदीहा ने कहा, मुझे अभी देखने हैं। मैं फिर से मदीहा की तरफ कमर करके खड़ा हो गया। उसने मेरी शर्ट ऊपर उठाई और जख्मों को देखकर बोली, ये तो अभी भी वैसे ही हैं, तुमने कुछ लगाया नहीं इस पर? मैंने कहा, याद नहीं रहा, और वैसे भी मैं कैसे लगा सकता, कमर पर मेरे हाथ सही से जख्मों तक नहीं पहुंचते। मदीहा ने कहा, तुम ठहरो, मैं बस अभी आती हूँ। मैंने पूछा, यार कहाँ जा रही हो, रुको तो। उसने कहा, तुम बस यही रहो, मैं बस अभी गए और आए। ये कहकर मदीहा अपने घर की तरफ चली गई और कुछ देर बाद हाथ में कोई ट्यूब लेकर वापस आई। इसने कहा, तुम्हें अपनी कोई फिक्र नहीं है, जख्मों को ऐसे ही छोड़कर घूम रहे हो, अगर इन्फेक्शन हो जाता तो? मैंने कहा, यार कुछ नहीं होता, मैं कौन सा मरने वाला था उन चंद जख्मों की वजह से। मदीहा ने फौरन मेरी तरफ गुस्से से देखा और कहा, दोबारा ऐसा बोला तो मैंने तुमसे कभी बात नहीं करनी। मैंने कहा, क्या हो गया? अब मैंने तो सिर्फ ये कहा था कि मैं कौन सा मरने वाला था। ये बात सुनकर मदीहा ने गुस्से से अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया और कमर मेरी तरफ करके खड़ी हो गई और बोली, अब मैंने तुमसे बात नहीं करनी। मैंने इसको पीछे से हक कर लिया और अपना मुंह उसके कानों के ले गया और उसको धीरे से सॉरी बोला, पर वो इसी तरह खड़ी रही। इसके बालों की खुशबू से मेरा पूरा जिस्म महक रहा था, इसी के साथ में बहुत ज्यादा बहक रहा था। मैंने इसके कान से थोड़ा नीचे उसकी गर्दन पर अपने होठों से छुआ तो वो अचानक से पूरी तरह मुझ में सिमट रही थी। मेरी आंखें बंद थी, बस मैं इससे लिपटा हुआ के ख्यालों में गुम हो गया था। अचानक से इसने मेरी तरफ मुंह किया और मेरे सीने से लग गई और बोली, मैं तुमसे दूर होने का सोचूं भी तो मेरी जान पे बन जाती है, और तुम कैसे एकदम से मुझसे दूर होने की बात कर देते हो? मैंने कहा, मेरी जान, मैं तुमसे कभी दूर नहीं जाना चाहता। मैं अपनी जिंदगी में बहुत सी लड़कियों से मिला हूँ, पर जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो मुझे लगता है मेरी दुनिया बस यहीं तक है, और पूरी दुनिया का प्यार इकट्ठा करके तुमने मुझे दे दिया। अब तो एक पल भी मैं तुमसे कभी दूर जाने का सोच भी नहीं सकता, और न ही अब मैंने तुम्हें दूर जाने देना है। हम दोनों काफी देर तक एक दूसरे के गिले लगे रहे और प्यार मोहब्बत की बातें करते रहे। तभी मदीहा ने कहा, अच्छा, अब बातें बंद और चुपचाप अपने सीने के बिल लेट जाओ, ताकि तुम्हारी कमर पर जो जख्म हैं उन पर ये ट्यूब लगा दूं। और मैं कारपेट पर ही सीने के बिल लेट गया। मदीहा ने मेरी शर्ट हटाई और जख्मों पर ट्यूब लगाते हुए बोली, दीमी, तुमने मुझे बताया नहीं कि आखिर ये जख्म तुम्हें कैसे लगे। मैंने कहा, छोड़ो यार इसको, क्योंकि मैं खुद नहीं जानता हूँ कि आखिर ये जख्म कैसे हो गए। मदीहा ने कहा, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो? मैंने कहा, अरे नहीं मेरी जान, ऐसा कुछ है ही नहीं जो मैं तुमसे छुपाऊंगा। इसके बाद मदीहा भी मेरी तरफ मुंह करके मेरे साथ लेट गई और अपने हाथों से मेरे बालों मेरे चेहरे से हटाते हुए मेरी तरफ देखने लगी। मैंने मुस्कुराते हुए इससे पूछा, क्या देख रही हो? मदीहा ने कहा, तुम्हारी आंखों में अपना चेहरा देख रही हूँ। मैंने जल्दी से आंखें बंद कर ली। मदीहा ने कहा, वो हवाई चीज, आंखें खोलो। पर मैंने आंखें बंद रखते हुए ही कहा, नहीं। मदीहा ने कहा, क्यों?
मैंने कहा, आंखें बंद करके मैंने तुम्हें अपनी आंखों में छुपाया हुआ है और इसी वजह से मैं तुम्हें अपनी आंखों से बाहर नहीं जाने दे सकता। मदीहा ने कहा, अच्छा तो ये बात है, आंखें नहीं खोलोगे? मैंने बोला, नहीं। मदीहा ने अपना चेहरा बिल्कुल मेरे चेहरे के पास लाते हुए फिर से पूछा, नहीं खोलोगे आंखें? मैंने कहा, नहीं। वो अब मेरे इतने करीब थी कि इसकी सांस मेरे होठों को छू रही थी। इसने कहा, मैं आखिरी बार पूछ रही हूं। मैंने कहा, मैं नहीं खोलूंगा, नहीं नहीं नहीं। मदीहा ने अचानक से अपने होठों से मेरे होठों को छुआ। मैंने फौरन आंखें खोली तो मदीहा मुस्कुराते हुए बोली, अब क्या हुआ? मैंने कहा, पता नहीं, पर मेरे पूरे जिस्म में आग सी जल गई है और ये मुझे पसंद है। मदीहा ने फिर से मेरे होठों को चूम लिया और मेरे बालों में हाथ फेरते हुए कहा, अब इस आग को कोई फर्क पड़ा? मैंने कहा, नहीं, पर मेरा दिल कर रहा है कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करूं और सारी हदें पार कर जाऊं। मदीहा ने कहा, मैं यहाँ हूँ तुम्हारे पास, तुम्हारे सामने, और पूरी तरह से तुम्हारी हूँ। तुम्हारा जो दिल चाहे तुम कर सकते हो। मदीहा की यह बात सुनकर मेरे अंदर का शैतान ठाठे मारने लगा। इसका मासूम सा चेहरा, गोरे गाल, नाजुक से गुलाबी होंठ, मुस्कुराते हुए गालों में डिंपल पड़ना और उसकी शरारत भरी बड़ी बड़ी आंखें देखकर मैं आपे से बाहर हो रहा था। बस दिल कर रहा था कि आज हर हद को क्रॉस करके इसके हसन की आग में खुद को जलाकर खत्म कर दूं। और मैंने इसकी आंखों में देखते हुए अपना कोयले की तरह दहकता हुआ हाथ इसके गाल पर रखा और मदीहा ने अपनी आंखें बंद करके अपने गाल को मेरे हाथ रगड़ना शुरू कर दिया। मेरे दिल की धड़कन ऐसे हो गई थी कि जैसे आज मेरा दिल सीने को फाड़कर बाहर निकल आएगा। अब तो अपने आप को संभालने की ताकत पूरी तरह से खत्म हो गई थी कि इतने में अचानक से जोर की अजान की आवाज सुनाई दी और अजान की आवाज सुनते ही हम चौंक गए और मैं जल्दी से घबरा कर उठा और मदीहा से कहा, रुको, मैं आता हूँ। इसके बाद मैं जल्दी से किचन में गया और जल्दी से पानी की बोतल निकालकर पीने लगा और मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं सदियों से प्यासा हूँ। इसके बाद मैं वापस मदीहा की तरफ गया तो वो मेरी तरफ देखते हुए मुस्कुराते हुए बोली, मेरी जान, मुझे माफ कर दो, मैं पता नहीं कैसे बहक गई थी। जब भी मैं तुम्हें देखती हूँ तो तुम में खो जाती हो और अल्लाह का शुक्र है कि हमसे गलत काम नहीं हुआ। मैंने कहा, नहीं नहीं, इसमें तुम्हारी नहीं मेरी गलती है, क्योंकि मैं ही शैतान के बहकावे में आ गया था। अजान खत्म हो चुकी थी। मदीहा ने कहा, अच्छा अब तुम भी नमाज पढ़ लो और मैं भी नमाज की तैयारी करने जा रही हूँ, उसके बाद छत पर मिलेंगे। मैंने कहा, ठीक है। मदीहा ने जाते हुए मेरे गाल पर बोसा दिया और चले गए और मैं वुजू करने चला गया। मैं नमाज पढ़कर हटा ही था कि इतने में मेरे दोस्तों ने मुझे आवाज दी। मैं दरवाजे पर गया तो मेरे क्रिकेट बैट वगैरह लेकर खड़े थे और उन्होंने कहा, यार कहाँ रहते हो आजकल, और आज कॉलेज क्यों नहीं आया था? मैंने कहा, यार बस तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से मैं कॉलेज नहीं आ सका। इतने दूसरे दोस्त ने कहा, अच्छा चल अब ग्राउंड में चली, आज अदील लोगों के साथ अपना मैच पड़ गया है। मैंने कहा, यार तुम चले जाओ, मेरी तबीयत फिर से खराब हो रही है। फिर एक दोस्त बोला, यार चल तो सही, तो एक साइड पर बैठे रहना और दिल करे तो ही खेलना, बस हम तुझे साथ लेने आए हैं और तो हमारे साथ चल। मैंने कहा, यार तुम लोग जाओ, मैं थोड़ी देर तक आ जाऊंगा। एक दोस्त ने कहा, और मुझे पता है ये तेरी तबीयत सिर्फ लड़कियों के चक्रों में ही खराब होती है, ऐसा लगता है जैसे कोई नई लड़की मिल गई है तुझे और तो आजकल इसी के चक्रों में पड़ा है। मैंने कहा, यार ऐसा वैसा कुछ नहीं है। दोस्त ने कहा, यार हमें नहीं पता, अगर तो हमारे साथ नहीं आएगा तो कभी तुझसे बात नहीं करेंगे। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, चलो चली। इसके बाद हम ग्राउंड में चले गए और वहां से शाम को वापस आए। मगरिब की अजान हो चुकी थी। मैंने जल्दी से नमाज पढ़ी और बैठक में जाकर मोबाइल को चार्जर से उतार कर देखा तो मदीहा की कॉलें और मैसेज आए हुए थे, जिसमें वो मुझे कह रही थी कि मैं छत पर हूँ, तुम कहाँ हो यार, मेरे मैसेज का जवाब तो दे दो। मैंने जल्दी से मदीहा को मैसेज करके कहा, सॉरी मैं दोस्तों के साथ चला गया था, अभी आया हूँ और मैं अपर जाने लगा हूँ, तुम भी आ जाओ। ये मैसेज करके मैं छत चला गया और छत पर जाकर मैंने फिर से मदीहा को मैसेज किया, पर इसका जवाब नहीं आ रहा था। मैं छत पर टहलने लगा और कुछ देर टहलने के बाद जैसे ही मैं मदीहा की छत तरफ पलटा तो अचानक से चौंक गया, क्योंकि मदीहा अपनी दीवार के पास खड़ी मुस्कुरा रही थी। मैंने कहा, यार तुमने तो मुझे डरा ही दिया है, मेरे मैसेज का जवाब क्यों नहीं दे रही थी? मदीहा मेरी तरफ देखते हुए सिर्फ मुस्कुरा रही थी। मैंने जल्दी से दीवार फलांकर मदीहा की छत पर चला गया और जाकर मदीहा का हाथ पकड़ा और कहा, आज तुम्हें कुछ ज्यादा ही हंसी नहीं आ रही, क्यों हंस रही हो?
मदीहा ने अपने दूसरे हाथ से मेरे हाथ को पकड़ लिया और मुझे गर्दन के इशारे से कहा, आओ मेरे साथ में। इसके साथ इसकी छत पर चलने लगा। इतने में मोबाइल पर वाइब्रेशन हुई। मैंने जेब से मोबाइल निकाला और देखा तो इसमें मदीहा का मैसेज था कि मैं अभी नहीं आ सकती, रात को आऊंगी। ये देखकर मेरे रूंगटे खड़े हो गए। मैं फौरन समझ गया था कि यह जो मेरे साथ हाथों में हाथ लिए चल रही है, ये मदीहा नहीं बल्कि कोई और ही चीज है। मैंने डरते हुए कहा, छोड़ो मेरा हाथ। पर वो छोड़ ही नहीं रही थी, बल्कि मेरा हाथ और मजबूत से पकड़कर मुझे इस तरफ ले जा रही थी जहां वो दरख्त लगा हुआ था। मैंने कांपते हुए हाथों से इसके हाथ से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, पर ये छोड़ नहीं रही थी और खौफनाक तरीके से हंसे जा रही थी और वो मुझे घसीटते हुए दरख्त की तरफ ले जाने की कोशिश कर रही थी। मैंने जल्दी से आयतुल कुर्सी पढ़नी शुरू की दी और अपने हाथ को इसके हाथ से छुड़ाने की कोशिश की तो अचानक से मेरा हाथ इसने छोड़ दिया। मैं जल्दी से अपनी छत की तरफ भागा और इसने पीछे से मेरी शर्ट को पकड़ लिया और खौफनाक सी आवाज निकालने लगी। मैं और ऊंची आवाज में आयतुल कुर्सी पढ़ने लगा और जैसे ही इसने मेरी शर्ट छोड़ी, मैंने